आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी फर्स्ट यूनिट छूटी हुई थी। ये फर्स्ट यूनिट का वीडियो सेकंड पार्ट है, अर्थात लेक्चर 2 है। इसमें आप पहला पॉइंट आज का देखिए जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इनके लिए हम लुईस एसिड भी कहते हैं क्योंकि इनका बिहेव जो है लुईस एसिड जैसा होता है। ऑब्जेक्टिव में 1-2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का बिहेव कैसा होता है, तो आप ध्यान रखें लुईस एसिड की तरह। अब इनकी डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? वे रिएजेंट जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी होती है उनके लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी होती है। स्पेलिंग देखिए, ये है डिफिशिएंसी होती है, उन्हें हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्जेड इलेक्ट्रोफाइल्स। वे इलेक्ट्रोफाइल जिन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम पॉजिटिव चार्जेड इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस स्पीशीज पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है इसका अर्थ होता है कि उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी हो गई। कोई भी स्पीशीज हो, देखिए H पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है, Br पॉजिटिव, ठीक है। बातें नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। उसके बाद है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। वे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन उनके सेंट्रल एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी होती है, उनके लिए हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे अच्छा है BCl3। बोरान की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 Cl एटम के साथ में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। बोरान की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो आप जानते हैं कि अष्टक नियम होगा पढ़ा, अर्थात किसी भी एटम के लिए स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये वाला एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की इसके पास डिफिशिएंसी है। अतः BCl3 मॉलिक्यूल जो है वो आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बाद में दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये क्या होते हैं? ये लुईस बेस होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो लुईस एसिड होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक लुईस बेस होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोफाइल की अपेक्षा। ऐसे रिएजेंट जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अधिकता होती है उन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। इसके बाद है नेगेटिव चार्जेड इलेक्ट्रोफाइल। ये सही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। नेगेटिव चार्जेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी है, और नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अधिकता है। ये चार्ज का अर्थ होता है इसके पास में एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो है इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अधिकता है। उसके बाद है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। वे न्यूक्लियोफाइल्स जिन पर कोई भी चार्ज
नहीं होता है, लेकिन उनके सेंट्रल एटम के पास में कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है। उन्हें हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लिया। यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन एटम के पास में है। अगर H2O की बात की जाए तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लिया। अब इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एवं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। उसके बाद में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। तो इसमें थोड़ा सा देखें आप लोग डेफिनेशन इसकी। पहली बात तो ये है कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, H2O आपका कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच उत्पन्न अट्रैक्शन फोर्स के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से देखिएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच उत्पन्न अट्रैक्शन फोर्सेस के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है, जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। एक देखिए H2O का मॉलिक्यूल ये है, एक H2O का मॉलिक्यूल ये है, और इन दोनों के बीच में हमने डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शो किया है। और एक बात और ध्यान रखी जाए, जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इस टाइप की जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वे आपस में एसोसिएट नहीं हो पाते हैं। इन दोनों में इतना ही अंतर है। इसके बाद में एप्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसके मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जिस कारण से उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे उनके MP एंड BP हाई हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखिए एक एग्जाम्पल आपके लिए बताएंगे जो कि अनसाल्ड में आया हुआ है। अनसाल्ड में ये आया हुआ है ब्यूटेनॉल और डाईएथिल एथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ब्यूटेनॉल का BP डाईएथिल ईथर की अपेक्षा हाई होता है। अब आपके लिए हम ये बताएंगे कि डाईएथिल ईथर और ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब आप देखें, इन्हें इकट्ठे में जोड़िए, कार्बन 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 कार्बन। कार्बन के एटम 4 हैं यहाँ पर। H के एटम देखिए कितने, 3 2 5 2 7 2 9 1 10। H के 10 यहाँ पर हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल केवल 1 है। ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल का
मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप डाई एथिल ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें। C2 ये है, C2 ये है, C2 4 हो गए, तो C4 इसमें भी है। H5 देखिए, और यहाँ पर H5 H10 हो गए, एक ऑक्सीजन है। देखिए दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के बीपी में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अतः ब्यूटेनॉल जो है आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसके बीपी हाई हो जाते हैं। जबकि डाई एथिल ईथर जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट होता है, इसीलिए इसका बीपी लो हो जाता है। ये अंशारण का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। उसके बाद में है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब इसके बारे में आप देखें, बे मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल हो पाते हैं जो वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर में एल्कोहल सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वाटर एवं एल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये देखिए वाटर है और ये एल्कोहल है, इसीलिए एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होगा। यहाँ पर एल्कोहल की बात हो रही है, लेकिन जो भी चीज़ या जो भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में कैपेबल होगा, तो वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट पहली बात तो है कि हेट्रोमॉलिक्यूल में पाया जाता है। हेट्रोमॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे HCl आप मान लीजिए, HCl क्या है? ये हेट्रोमॉलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, होमोमॉलिक्यूल और हेट्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हेट्रोमॉलिक्यूल में पाया जाता है। अब इसकी डिफिनीशन देखिए, हेट्रोमॉलिक्यूल में साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेसमेंट होने की प्रोसेस को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर Cl एटम आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसीलिए Cl की ओर साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, इसीलिए C पर पार्शियल का नेगेटिव चार्ज आ जाता है, H पे पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आ रहा समझ? स्पीड कैसी है बताइए, ठीक है। क्या मैंने बोला? हेट्रोमॉलिक्यूल में साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेसमेंट होने की प्रोसेस को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। इसके बाद में ये देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट को हमने इस मॉलिक्यूल में भी शो किया गया है। ये कैसा है? ये कार्बन की चेन है, थर्ड कार्बन एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव रहता है, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के खींचने की पावर जो Cl की है वो केवल थर्ड कार्बन एटम तक ही है, बस। उसके बाद में Cl एटम के इलेक्ट्रॉनों की खींचने की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में है, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं? बे एटम आर ग्रुप, ठीक है। एटम, चाहे एटम कहिए चाहे आर ग्रुप, एक ही बात है। बे एटम आर ग्रुप जो कार्बन चेन के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो इलेक्ट्रॉनों का लेना और देना किससे होगा? कार्बन एटम से, क्योंकि
कार्बन सेंट्रल एटम होता है। तो वे एटम आर ग्रुप जो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव एटम कहेंगे। उनके इस इफेक्ट के लिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जितने भी मेथिल होते हैं ग्रुप, मेथिल है, एथिल है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे बेसिक पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनर का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? वे एटम आर ग्रुप जो कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आईएफ, क्योंकि आईएफ जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और आईएफ हो गया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इतने पॉइंट हो गए हैं। इसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, और क्या। हाँ भाई, कुछ पूछना है? आकांक्षा, आप लोग तो ऐसे बिल्कुल सुन रहे हैं जैसे कि सत्यनारायण की ना कथा हो रही। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, HCl है, ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है। साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे जाएगा? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो डेफिनेशन क्या है? हेटेरोमॉलिक्यूल में साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर विस्थापित होने की प्रोसेस के लिए इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। ये साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर H के पास में थोड़ी जाएगा, Cl एटम की ओर जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए मैंने ये वाला बॉन्ड जो है Cl एटम की ओर ज़्यादा नियरेस्ट किया है, H से थोड़ा सा दूर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर Cl एटम की ओर विस्थापित हो रहा है, ठीक है। ठीक है, और किसी के लिए पूछना है? अच्छा, तुम लोगों के लिए तो नहीं पूछना, हम पूछ रहे। फिर अगला टॉपिक है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है बताइए? आप बताए शिवांगी, इंटरमीडिएट का है ये तो। देखिए हमारी बात सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज जो है रटने वाली है ही नहीं। अब आप मेरी बात सुनो, अभी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, मैं पूछ भी सकता हूँ। देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वे होते हैं जिनमें अल्टरनेट डबल एवं सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, जहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं उसे कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अब आप डेफिनेशन देखिए, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड की ओर ट्रांसफर होने की प्रोसेस के लिए मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड है, और इसमें से ट्रांसफर कौन होगा? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। हमेशा ध्यान रखा जाए कि पाई बॉन्ड वीक होता है, इसीलिए पहले उसी का ट्रांसफर होगा, सिग्मा बॉन्ड का नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर
का ट्रांसफर सिंगल बॉन्ड की ओर होने की प्रोसेस के लिए क्या बोलेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, बिल्कुल। अब ये दो टाइप का होता है, ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का, एक फर्स्ट हो गया पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? ऐसे एटम आर ग्रुप जो कार्बन चेन के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और उनके इस इफेक्ट के लिए पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। अब Br एटम आपका कौन सा है? ये 7th A में है, इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन जितने भी हैं उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लिया। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6। एक काहे का एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये देखिए कार्बन चेन के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तभी इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तब ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका तुम्हें रेजोनेंस है दिखाना। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया, Br एटम 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड। अंडरस्टैंड जो है, तो ये जो है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। बाकी के रेजोनेंस आपको अपने आप देख लेना है। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ध्यान रखिए, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगी उस पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, इसीलिए Br पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वे एटम और ग्रुप जो कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं उनके लिए बोलेंगे नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH। अब आप देखें, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तभी ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए इसके बाद में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये H। इस वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देखिए नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो उन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव का, इसीलिए इनका नाम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। बाकी के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप लोग अपने आप बनाओगे। देखिए ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब कहाँ पे आ गए? अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हो गया। इसके बाद में अंतिम टॉपिक है हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक में भी हिब्रिडाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा था। अब आप लोग कॉपी के लिए काहे के लिए बोल रहे हो? कॉपी के लिए बंद कीजिए और केवल हाईलाइट देखिए। ठीक है, पहली बात तो हिब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? काजल आप बताइए, आप हिब्रिडाइजेशन डेफिनेशन।
अरे नहीं, जब एक एटम की डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। उन ऑर्बिटल्स के लिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल की इस प्रोसेस के लिए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाँ बताइए प्रिया। अभी तो आप नेता है सर, पूछना है सब पूछ लीजिए। कुछ पूछ रही हैं। आज लास्ट डे है, समझो। आज आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट बांट दूंगा बस। तो बांट दीजिए अभी। टाइम हो गया सर, हम एक इम्पोर्टेंट में से देख लेंगे, क्या पता नहीं है अभी। हाँ कहाँ जाना है पहले बताइए। घर पे जाना है। अरे मुझे पहले तो थोड़ी देर रुक जाइए। और टाइम कितना हुआ? पढ़ाएंगे सर आज तो आखिरी टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आपको आगे रहेगा पढ़ाई। ठीक है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। एटम एक होता है लेकिन एक एटम के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आप देखिएगा सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 और sp। तो आप देखिए पहले कार्बन इन ग्राउंड स्टेट में होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो 2s हो गया, 2p हो गया, ठीक है। अब देखिए 2s2 में इलेक्ट्रॉन 1 होगा और 2p2 में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। 1s2, 2s2 और 2p2। यहाँ पर मैंने केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिखा है, ठीक है। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन, इधर देखिएगा px ये है, py ये है, pz ये है, ठीक है। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz में ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 5 मिनट ओनली। हमें मालूम है आपका चेहरा देख के जो है ऐसा मालूम हो रहा है कि आप बहुत उदास हो रहे हैं। ऐसा होता भी है। अगर मैं बोल के लिखा रहा होता तो आपकी उदासीनता जो है गायब हो जाती, फिर आपका ध्यान केवल एक ही बात में होता कि चलो लिख लें। एक्सप्लेनेशन में ऐसा तो होगा ही, लेकिन 5 मिनट की बात है केवल। अब आप देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल मालूम कौन है? मीथेन। तो एग्जाम्पल मीथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, फार्मूला क्या होगा मीथेन का? CH4। साथ बैठ जाइए थोड़ी देर, ओनली 5 मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मीथेन का कार्बन एटम कौन सी स्टेट में होगा? sp3। इसीलिए मीथेन के कार्बन एटम के पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। तो देखिए मैं डायाग्राम बना रहा हूँ, ये देखिएगा कार्बन एटम के पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये 4 हाइड्रोजन की s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये। आई बात समझ में? तो थ्योरी देखिए, थ्योरी समझिए। मीथेन के कार्बन एटम के पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये sp3 हो गया। अब आप sp2 देख लीजिए।
sp2 में हम देखिए ये केवल 2 ऑर्बिटल लेंगे, एक s और 2 p। ये क्या हो गए? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे मेरी बात सुनो। तो ये 3 तो हो गई आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक क्या हो गई? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हो गया एथिलीन। एथिलीन का क्या फार्मूला होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया है आपका एथिलीन का फार्मूला। अब इसकी थ्योरी आप समझिए। एथिलीन में दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, इसीलिए दोनों कार्बन एटम के पास में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है और एक क्या होती है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसका चित्र देखिए कैसे, आप लोग जो चित्र के हिसाब से थ्योरी देखिए। एथिलीन में 2 कार्बन एटम होते हैं, देख रहे हो? 2 कार्बन एटम। प्रत्येक कार्बन एटम के पास में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं। इनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों कार्बन एटम की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद प्रत्येक कार्बन एटम के पास में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, जो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद की थ्योरी क्या होगी? हम जानते हैं कि एथिलीन के दोनों कार्बन एटम के पास में एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, तो दोनों कार्बन एटम की एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। बस ये इसकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। इसके बाद में अब अंतिम हिब्रिडाइजेशन और बचा हुआ है। बस sp हिब्रिडाइजेशन देखिए। sp हिब्रिडाइजेशन में क्या होगा? बस अब केवल 2 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, इनमें क्या होंगी? 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। समझे कि नहीं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला आप लोगों के लिए मालूम होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा थोड़ी देर, केवल 2 मिनट बस। इसमें क्या लिखोगे? एसिटिलीन में दोनों कार्बन एटम के पास में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं। ठीक है, इनमें से दोनों कार्बन एटम की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद में प्रत्येक कार्बन एटम की सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल H एटम के साथ में हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि एसिटिलीन के दोनों कार्बन एटम के पास में 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं, इसीलिए दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि एसिटिलीन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एवं 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था।
अब मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, जो आपकी ऑर्गेनिक यूनिट छोटी हुई थी वो तो हो गई है। अब इसके बाद आप लोग ये बोल रहे हैं कि थर्ड पेपर की 5वीं यूनिट छोटी हुई है। हमने बोला छुट्टी भी नहीं है। कितने स्टूडेंट के लिए समझनी है? तो आप लोग ऑफलाइन समझोगे कि ऑफलाइन समझेंगे, ऑफलाइन समझेंगे। आज नहीं लेकिन समझेंगे, आज समझेंगे नहीं, ऑफलाइन समझेंगे। आज मैं खुद नहीं समझाऊंगा।